स्टूडेंट्स, मैं हूं रईस राशिद। हेलियंस अकाउंट्स एकेडमी में खुशामदीद। आज बेटा हम आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 का जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, ठीक है, उस पे हम बात करेंगे। पहले मैं उस चैप्टर की आपको समरी बता देता हूं कि ये जो हमारा चैप्टर है वो कितने लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, आई कॉम पार्ट 1 में भी है और ये बी कॉम पार्ट 1 में भी चैप्टर मौजूद है। तो इसमें जो हम लेक्चर डिलीवर यानी करेंगे वो 4 लेक्चर टोटल हमारे हैं। तो पहले लेक्चर में आज जो हमने डिस्कस करना है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग की मसावात, ये क्या होती है। इसके अलावा इसका खाका यानी स्पेसिमेन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ये चीज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। हाँ, इसके बाद कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, उस पे हम करेंगे कि वो हमने सॉल्व कैसे करना है। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करना है, ठीक है, तो वो भी हमने एक तीसरी वीडियो में ये चीज तफसीली बयान करनी है और चौथी वीडियो में एक ऐसा प्रैक्टिकल सवाल चुनेंगे जिसमें पेचीदगियां ज्यादा हो, ठीक है, जिसमें टिपिकल बिजनेस ट्रांजैक्शन हों, तो उसको देखेंगे कि वो सवाल हमने हल एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग की मसावात यानी अकाउंटिंग हिसाब किताब, मसावात यानी कानून, हिसाब किताब। जब भी किसी कारोबार में एक अकाउंटेंट हिसाब किताब करने लगता है तो क्या चीजें, ठीक है, वो श्योर होनी चाहिए कि कोई भी कारोबारी लेन देन के इंदराज के बाद, क्या अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है कि किसी भी कारोबारी लेन देन के इंदराज के बाद कारोबार के जो असासाजात हैं उसकी मालियत कारोबार के वाजिबात के बराबर होनी चाहिए। फिर बता रहा हूं कि अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर एंटरिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिमेन इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटीज। ठीक है जी, यानी आफ्टर एंटरिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिमेन इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटीज। अब हम देख चुके हैं, एसेट्स पहले पढ़ भी चुके हैं। एसेट्स कहते हैं असासा, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं तफसीली कि ये एसेट्स करंट एसेट्स भी होते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। इसके अलावा इक्विटीज क्या होती हैं, ये वाजिबात होते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एसेट्स जो है कोई भी हम अगर कारोबार में उसकी वैल्यू हो तो वो इक्विटीज के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये अभी हम देखेंगे। अब ये हमें पता है कि एसेट्स 4 तरह के होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट, फिक्स्ड और इंटेंजिबल। और इक्विटीज ये 2 चीजों पर मुश्तमिल होती है, एक लायबिलिटीज और एक ओनर इक्विटीज। लायबिलिटीज मुराद ऐसे वाजिबात जो बिजनेस ने आउटसाइडर को देने हों और ओनर इक्विटी से मुराद है ऐसे वाजिबात जो बिजनेस ने अपने ओनर को देने हों। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटीज। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर वैसे तो 4 चीजों का लेन देन होता है, एसेट्स का, एक्सपेंसेस का, रेवेन्यू का और इक्विटीज का। लेकिन इस अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 चीजें मेंशन की गई हैं, सिर्फ एसेट्स और इक्विटीज। ठीक है, तो बाकी 2 चीजों का तस्करा इसमें नहीं किया गया। बाकी 2 चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, अखराजात और अपना आमदनियां। ठीक है, तो ऐसा क्यों है ये भी देखना है। अब जब कोई भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है यानी कोई भी इन्वेस्टर कारोबार में पैसा लगाता है तो उसका हिसाब किताब भी वो लेता है। तो आपने एज ए अकाउंटेंट काम करना है कि से एक इन्वेस्टर है, उसने लाख रुपया लगाया कि भाई ये मैं कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो लाख रुपए जब एक अकाउंटेंट के पास आएंगे तो वो क्या करेगा, इसे ऐसी चीजों पर लगाएगा जिससे कारोबार बनाया जाए। यानी कुछ अपने पास रखेगा, कुछ का फर्नीचर ले लेगा, ठीक है, कुछ के वो इक्विपमेंट ले लेगा, कुछ के टूल्स ले लेगा। बहरहाल ये टोटल जो वैल्यू एसेट्स की होगी वो उस रकम के बराबर होगी जो मालिक ने इन्वेस्ट किया है। यानी यूं कह सकते हैं कि एसेट्स जो हैं कारोबार के वो उस रकम के बराबर हैं जो एक मालिक ने लगाई है। ठीक है ना। अच्छा, यूं भी हो सकता है कि मालिक का जो लगाया जाने वाला सरमाया है वो नाकाफी हो। सपोज करेंगे उसके पास सिर्फ 70,000 की अरेंजमेंट है, एक जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ 70,000 से कारोबार शुरू करना चाहता है।
बाकी जो 30,000 है वो कहीं से कर्जा लेता है या किसी दोस्त अहबाब से मांगेगा। तो टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसका अपना सरमाया 70,000 है, बाकी 30,000 उसने आउटसाइडर से अरेंज किया है। तो ये कारोबार जो शुरू हुआ है कितने से, ये भी 1 लाख से शुरू हुआ है। लेकिन अब यहां पर 1 लाख जब कारोबार में आएगा तो अकाउंटेंट की मर्जी है कि वो कुछ पैसा अपने पास रखे, कुछ का फर्नीचर ले ले, कुछ का बिल्डिंग ले ले, कुछ की मशीनरी या टूल ले ले। लेकिन उस अकाउंटेंट ने जवाब अब 2 बंदों को देना है, एक मालिक को उसके सरमाया के हिसाब जो कि 70,000 था, और एक आउटसाइडर को जो कि कर्जा लिया गया था यानी 30,000। तो हम यूं कह सकते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटीज। ठीक है जी। अच्छा, अब बाकी जो 2 और चीजों का लेन देन होगा उसे हमने कैसे दर्ज करना है, आखिर वो भी तो लेन देन दर्ज करना है एक अकाउंटेंट ने। ठीक है, वो बेटा 8 चीजें होती हैं। अब वो ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए या मालिक के सिलसिले में हो। मसलन तो ये जो चीजें होंगी कारोबार को चलाने के लिए कोई भी खर्चा करेंगे, इसलिए ताकि कारोबार के मालिक के लिए मुनाफा कमाया जा सके। हाँ, अगर हम उसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से नुकसान हुआ है तो ये नुकसान भी कौन बर्दाश्त करेगा, ओनर बर्दाश्त करेगा। तो कुछ एडिशनल ट्रांजैक्शनें हो सकती हैं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक किससे होगा, ओनर से होगा। तो ये फिर हम एज ए अकाउंटेंट ओनर के खाते में एडजस्ट करेंगे। और ओनर का खाता कौन सा होता है, उसका अकाउंट वो होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कुछ चीजें हम मालिक के खाते में एडजस्ट करेंगे। वो कितनी चीजें हो सकती हैं, 8 चीजें हो सकती हैं, वो मैं बताने लगा हूं। यानी फार्मिंग आइटम्स विल बी एडजस्टेड इन ए कैपिटल अकाउंट। कौन कौन सी, अगर खर्चे हैं यानी एक्सपेंसेस है तो वो क्या करेंगे, कारोबार को चलाने के लिए खर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये हम मालिक यानी कारोबार किस लिए चलाया जा रहा है, मालिक के मुनाफे के लिए। ठीक है, तो ये भी खर्चा दरअसल हुआ तो वो मालिक के लिए हुआ, मालिक की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हुआ, यानी कारोबार को चलाने के लिए हुआ। तो ये हम क्या करेंगे, मालिक के कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, यानी क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। हाँ, खर्चा करने के बाद अगर हमें आमदनी मिलती है, रेवेन्यू होता है, इनकम होती है, तो ये भी ऐसी इनकम है जो अकाउंटेंट ने ओनर को देनी है। तो ओनर को कैसे देंगे, हम उसके कैपिटल के जरिए देंगे, उसके अकाउंट या उसके खाते में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करना है, हमने कैपिटल में जमा करना है। तो ये ख्याल कीजिएगा कि जब भी कोई चीज लेनी हो या देनी हो तो ये हम लेन देन करते हैं उसके अकाउंट के थ्रू। सपोज करें कि एक अकाउंट होल्डर बैंक में अपना अकाउंट खोलता है, तो बैंक ने कुछ चीजें उस अकाउंट होल्डर को देनी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकाउंट होल्डर से लेनी होती हैं। सपोज करेंगे ज़कात की रकम अब बैंक ने अकाउंट होल्डर से लेनी होती है, तो क्या करेगा, उसके कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, उसका जो अकाउंट होगा उसमें हम रकम काट लेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी रकम है, कोई मुनाफा है या प्रॉफिट है या इंटरेस्ट है जो एक बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर को देना है, तो वो कैसे देंगे, बैंक वाले कैसे देंगे, उसके वो जो अकाउंट होगा, उसका जो खाता होगा उसमें वो ऐड कर देंगे। तो यहां पर भी बिजनेस में एक अकाउंटेंट ने जो भी लेन देन अपने मालिक से करना होता है वो हम कैसे करते हैं, उसे अलग बुलाकर अदायगी या वसूली नहीं करते, बल्कि उसके कैपिटल में हम एडजस्ट करते हैं। तो वो जो ट्रांजैक्शन हैं जिसका ताल्लुक डायरेक्ट ओनर से है वो 8 हो सकती हैं। कौन कौन सी, अगर खर्चा है तो कैपिटल में जमा कर देंगे। हाँ, अगर आमदनी हुई है, ये सॉरी खर्चा है तो कैपिटल से नफी कर देंगे, और अगर आमदनी हुई है तो कैपिटल में जमा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर नुकसान हुआ है तो ये भी उसके कैपिटल से नफी कर देंगे क्योंकि वो जवाबदेह है, उसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से नुकसान हुआ है। हाँ, अगर प्रॉफिट है तो उसके कैपिटल में जमा कर देंगे। हाँ, इसी तरह अगर ड्राइंग है यानी जाती इस्तेमाल के लिए कोई मालिक कोई चीज घर ले गया है, रुपए पैसे हैं या कोई चीज है, तो इसका अकाउंटेंट ने हिसाब लेना है। तो क्या करेंगे, अगर वो हिसाब ही देगा तो उसके कैपिटल से नफी कर देंगे। हाँ, इसके अपोजिट है न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर मालिक कुछ नया सरमाया लगाता है ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल में जमा कर देंगे। इसी तरह अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है यानी जो चीज जाती इस्तेमाल के लिए घर ले गया है उस पर जो सूद बनता है वो एक अकाउंटेंट ने मालिक से लेना है। अगर वो नहीं देगा तो हम उसके कैपिटल में एडजस्ट करेंगे यानी माइनस कर देंगे। हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो यानी उसके सरमाया पर सूद, ये एक अकाउंटेंट ने ओनर को देना होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो
बिजनेस ने मालिक को देना होता है। तो ये क्या करेंगे, उसके कैपिटल में जमा कर देंगे। तो याद रखिएगा सिर्फ लेन देन दो चीजों का नहीं होगा, यहाँ पर तो दो चीजें शो हो रही है ना, एसेट्स और इक्विटीज। मैंने आपको बताया था कि कारोबार में तो चार चीजों का लेन देन होता है, एसेट्स का भी होता है, एक्सपेंसेस का भी होता है, रेवेन्यू का भी होता है, इक्विटीज का भी होता है। तो यहाँ पर तो हम मसावात में दो चीजें शो कर रहे हैं, एसेट्स और इक्विटीज। बाकी जो चीजें हैं वो हम मालिक यानी जो ओनर है यानी इन्वेस्टर है उसके कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। वो कितनी हो सकती हैं, 8 चीजें हो सकती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, ओनर के साथ। मसलन खर्चा है तो उसके कैपिटल से नफी, आमदनी है तो उसके कैपिटल में जमा, ठीक है। हाँ, अगर लॉस है तो उसके कैपिटल से नफी, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसके कैपिटल में जमा, ठीक है। हाँ, अगर ड्राइंग है, जाती इस्तेमाल से लेकर गया है तो उसके कैपिटल से नफी, अगर न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो चीज उसके कैपिटल में जमा। इसी तरह अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो तब भी ये जो आइटम है उसके कैपिटल से हम माइनस करेंगे, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो फिर उसके कैपिटल में जमा। तो जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन के सवाल आगे प्रैक्टिकल हल करेंगे तो ये 8 चीजें, इनके हमने एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाने, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि हम कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। अच्छा, ये तो था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या, कि कारोबारी लेन देन के अंदराज के बाद एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर होती है। तो कारोबारी लेन देन होता तो 4 चीजों का है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इक्विटीज। यहाँ पर तो शो हो रहा है एसेट्स और इक्विटीज। तो बाकी जो चीजें हैं हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं, ये 8, ये आप नोट कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सॉल्व कैसे करना है, हल कैसे करना है।